वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी बीए थर्ड ईयर के लिए भी क्लासेस शुरू करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों के समक्ष अब लगातार आपके लिए मैं क्लासेस लाता रहूँगा बीए थर्ड ईयर वाले छात्र छात्राओं के लिए। और बहुत ज़्यादा आप लोग वेट भी कर चुके हैं और अब आपकी परीक्षाएं भी निकट आ रही हैं, तो उसके लिए आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसी प्रकार से मैं वीडियोस देता रहूँगा। महासंग्राम मॉडल पेपर दो वीडियोस हमारी रहेंगी, एक तो महासंग्राम वीडियो दूंगा और एक मॉडल पेपर दूंगा। आपको बता दूं कि आप जब थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपको केवल दो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट में तीन पेपर होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको 6 पेपर देने होते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके तीन तीन पेपर आपको देने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आज बात करूंगा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में, मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास में तीन पेपर आपको पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में तीन पेपर कौन सा है? पहले पेपर का आपके नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है दक्षिण भारत के इतिहास का, उसको आपको पढ़ना है पेपर वन के अंतर्गत, बीए तृतीय वर्ष, प्राचीन इतिहास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो पेपर आपका दूसरा पेपर होगा उसमें आपको क्या पढ़ना है? दूसरे पेपर में हमको पढ़ना है क्या भाई? दूसरे पेपर में हमको पढ़ना है, पेपर टू में आपको पढ़ना है एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो प्राचीन भारतीय कला है और जो एक प्रकार से खास करके जो आर्किटेक्चर रहा है उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारतीय कला और आर्किटेक्चर को बोलते हैं हिंदी में वास्तुकला, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला यानी एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये पेपर दो में आपको पढ़ना है। पेपर तीन की बात की है तो पेपर तीन में हमको क्या पढ़ना है भाई? पेपर तीन में प्राचीन इतिहास का जो पेपर तीन है उसमें हमको पढ़ना है प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, अंग्रेजी में कहेंगे एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन। तो ये तीन पेपर आपको पढ़ने होंगे किसमें भाई? जब आप बीए थर्ड ईयर में जाते हैं और आपने प्राचीन इतिहास लिया हुआ था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपके कुछ जो है आपके आएंगे प्रश्न, कैसे आएंगे, उनके उत्तर को हमको कैसे लिखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है महासंग्राम वीडियो है, जैसा कि आपको अवगत होगा पहले से ही। महासंग्राम वीडियो के बारे में शुक्ला स्टडी पॉइंट की जो महासंग्राम वीडियो होती है उसका मतलब होता है क्वेश्चंस और आंसर्स आपको करवाए जाएंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, और एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको ग्रहण करेंगे, यानी कि आप पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में, अपने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के बारे में आप एक ही वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो एक बार से वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है आपका, तो एक प्रकार से यह संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाने का प्रयास है मेरा। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी लोगों को बुला लीजिए, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं इसके बारे में जानने का प्रयास। तो आज का वीडियो है पेपर वन, इसी प्रकार से जो पेपर टू होगी इसी थंबनेल पर पेपर टू यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, फिर यहीं पर पेपर थ्री लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से तीन पेपर आपके होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के। इसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को हमने समाहित किया है, जो इस प्रकार से होंगे, आराम से आप पढ़ेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये दीर्घ उत्तरीय का काम भी करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न मिलकर के दीर्घ उत्तरीय बनते हैं। तो एक प्रकार से आपके पूरे के पूरे पेपर का रिवीजन हो जाएगा। परीक्षा जिस दिन आपकी है उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप वीडियोस को 2-3 बार देख लेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें आपके समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। चलें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पेपर का क्या नाम है फिर से मैं एक बार बता दूं, पेपर का आपके क्या नाम है भाई? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। पहला प्रश्न आपका आ चुका, संगम साहित्य किसे कहते हैं इसके बारे में बताएं। संगम साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से टॉपिक है और आपकी परीक्षा में हमेशा यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। आप पिछले क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर मैंने 2022 का भी बना रखा है इसका, तो आप लोग 2022 वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा। संगम साहित्य जो है खास करके तमिल साहित्य का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य ही माना जाता है। संगम का मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना। तो संगम का तात्पर्य है संघ या परिषद। संगम जो है तमिल कवियों का, ज्योतिषियों का और विद्वानों की परिषदें हुआ करती थी। इनका गठन पाठ्य शासकों के संरक्षण में किया गया था, किसका? संगम का। और इनका विकास 3 चरणों में हुआ है। प्रथम संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं मिलता है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है जिसको आप जान सकते हैं, तोलकाप्पियम।
तोल्काप्पियम ये जो है द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है। ठीक है, तृतीय संगम से संबंधित कई सारी रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से जो है ये संगम जो है संगम साहित्य में खास करके आपको पता होगा जो है सुदूर अतीत में आप पांड्य शासकों को देखेंगे तो उन्होंने विभिन्न विषयों के विद्वानों की गोष्ठियां और परिषदों का आयोजन करते थे। उसे ही संगम बोला जाता था और उसमें जो रचनाएं होती थी उनको संगम साहित्य बोलते थे। ठीक है, खास करके 3 संगम जो साहित्य हुए हैं पांड्य शासकों की संरक्षता में ही आयोजित किए गए थे। और आप देखेंगे कि इन गोष्ठियों के समय पर पांड्य राज्य में विभिन्न विषयों के विद्वानों का समागम हुआ करता था, विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। इसके परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार के विषय से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए, बहुत सारी टीकाएं भी प्रचलित हुई और संपूर्ण साहित्य में आप देखेंगे संगम साहित्य में लगभग 2279 कविताएं शामिल हैं, जो कि लगभग 473 कवियों के द्वारा रचित बतलाई जाती हैं। विद्वानों ने बताया है इन चीज़ों को। और इन कविताओं में से लगभग 102 रचयिताओं के नाम भी आपको वर्णित नहीं मिलते हैं। लगभग प्रत्येक कविता जो है संगम साहित्य की उनके अंत में टिप्पणी दी गई है, जिसमें उनकी रचना और रचयिताओं के आदि उन सभी के विषय में जो है सूचना भी जानकारी मिलती है। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री कहते हैं जो है उन्होंने कहा कि संगम साहित्य का विकास 3 चरणों में हुआ है। प्रथम संगम का तो कोई उपलब्धि ग्रंथ नहीं मिलता है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ मिलता है तोल्काप्पियम, वो मैंने आपको बता ही दिया। और खास करके इसकी तोल्काप्पियम की रचना करी थी तोल्काप्पियर ने। तो तोल्काप्पियम किसकी रचना है? तोल्काप्पियर नाम के एक विद्वान है, उनकी रचना है तोल्काप्पियम। ठीक है, तोल्काप्पियर विद्वान ने लिखा है। तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है ये। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के यही सब है। और तृतीय संगम से तमाम प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, जिसमें आपका जो है नानिन्य ग्रंथ है, इसके अलावा कुरुथोकय एक ग्रंथ है, इसके अलावा जो है परिपादल भी एक ग्रंथ है, कालिथोकय एक ग्रंथ है, अहना नुरु एक ग्रंथ है। ठीक है, इसी प्रकार से मुल्ले पातु ग्रंथ है एक। ठीक है, तो एक प्रकार मदुरै कांची ग्रंथ भी है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सब ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। तो यही सब आपका तमिल जो है संगम साहित्य होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और संगम साहित्य से हमको दक्षिण भारत के जो चेर राजवंश है या पांड्य राजवंश है या चोल राजा हैं, इनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी तो मिलती है। इसके अलावा उनका शासन विधान कैसा था, उनका समाज कैसा था, उनके धर्म कैसे थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इनसे पता चलता है कि दक्षिण भारत में खास करके जो है किस प्रकार से संस्कृति रही है, किस प्रकार से उनका आर्यों का प्रभाव उन पर पड़ा। ठीक है, आर्य संस्कृति उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहमान थी, ये भी इससे पता चलता है। तो कुल मिलाकर के संगम साहित्य से हमको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी पता चलती है, इसीलिए संगम साहित्य इंपॉर्टेंट हो जाता है खास करके दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ते समय। इसके अलावा तमिल साहित्य भी है जो कि जानकारी देता है, कन्नड़ साहित्य भी है। ठीक है, और भी साहित्यिक ग्रंथ है जो कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत के रूप में हम पढ़ सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, कन्नड़ साहित्य किसे कहते हैं? कन्नड़ साहित्य की बात की जाए तो दक्षिण भारत के इतिहास के अध्ययन में खास करके कन्नड़ साहित्य का विशिष्ट स्थान रहा है। कन्नड़ों का क्रीड़ा स्थल कर्नाटक रहा है, जो मध्य दक्कन, दक्कन का एक पठार आप लोगों ने नाम सुना होगा, मध्य दक्कन में स्थित है। कर्नाटक का एक प्रकार से जो क्रीड़ा स्थल रहा है। कन्नड़ साहित्य का प्रारंभ उन अभिलेखों से हुआ है जो वीर पुरुषों के वीरोचित कार्यों की प्रशंसा में 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्यकाल में लिखे गए हैं। इस भाषा का प्रथम ग्रंथ जो मिलता है कन्नड़ का, उसका नाम है कविराज मार्ग। और कविराज मार्ग की रचना या तो राष्ट्रकूट शासक नृपतुंग ने की थी या फिर उसकी सहमति से किसी ने लिखा था। एक प्रकार से ये इतना जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कन्नड़ों का जो प्रमुख केंद्र रहा है वो क्या रहा है भाई? कर्नाटक रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और नृपतुंग ने रचना करी, किसकी रचना? कविराज मार्ग नाम का जो ग्रंथ है, कन्नड़ का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, उसको लिखा किसने? नृपतुंग ने लिखा या फिर उसकी सहमति से किसी ने लिखा है। राजनीतिक ग्रंथ है एक प्रकार से। ये जो ग्रंथ है आपका कविराज मार्ग नाम का जो ग्रंथ है, ये एक राजनीति ग्रंथ है जिसमें अलंकार शास्त्र का विशेष वर्णन भी आपको दिखाई पड़ेगा। और कन्नड़ ग्रंथों में प्रमुख रूप से विक्रमार्जुन, विजय तथा जो है रण्यचरित, गदायुद्ध, ये 2 नाम विशेष करके उल्लेखनीय दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर के आप देखते हैं चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी हमको कन्नड़ साहित्य से ही मिल जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे।
चोल वंश के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? चोल वंश के बारे में, ठीक है, बताएं। तो चोल वंश के प्रारंभिक इतिहास के लिए संगम साहित्य काफी महत्वपूर्ण होता है। साम्राज्यवादी चोलों के इतिहास के लिए चोल वंश चरित जो ग्रंथ है ये, इसके अलावा नवचोल चरित, इसके अलावा कलिंग तु पराणी, पेरिया जो है पेरिया पुराणम, वीर सोलियम, इसके अलावा कोगुदेश, राजा राजाक्कल चरितम, दिव्य सूर्य चरित एवं गुरु परा परय नामक ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। और खास करके ये जो ग्रंथ आपको मैंने बताए ये सब ग्रंथ संगम साहित्य से ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें बुद्धमित्र की वीर सोलियम नामक व्याकरण की पुस्तक में व्याकरण के नियमों को ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो खास करके संगम साहित्य से हमको चोल वंश के बारे में, पांड्य वंश के बारे में और चेर वंश के बारे में जानकारी आपको मिलती, उनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में और शासन विधान के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, इन सभी के बारे में हमको संगम साहित्य से ही जानकारी मिलती है। संगम साहित्य को 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई ही थी, आप लोगों ने समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चले अगला प्रश्न आपका आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, होयसेल वंश के इतिहास की जानकारी किस साहित्य से मिलती है? होयसेल वंश के इतिहास की जानकारी जो है हमको किस ग्रंथ किस जानकारी किस साहित्य से मिलती है आपसे पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। देखें तो होयसल राजवंश के इतिहास के लिए हमको गद्य रचना है कर्णामृत, गुरुवंश महाकाव्य, अरुणाचल पुराण, होयसल राज विजय, इसके अलावा होयसल कुल राजवंश, श्रवण बेलगोला और तलकाड के स्थल पुराण, इसके अलावा बेलूर तथा हलेविद की कैफियत, टिक्कन सोमयाजी तथा कोई लोलुग प्रमुख रूप से ये रचनाएं और ये कुछ लेखक इंपॉर्टेंट हैं। गद्य कर्णामृत में आप देखते हैं सोमेश्वर विषयक वितरण मतलब विषयक विवरण आपको दिया गया है। गुरुवंश महाकाव्य में बाल्य तृतीय के बारे में, हरिहर के बारे में, बुक्का के बारे में, इनके दोनों के भी मतलब कि इन सभी के संघर्ष जो लोगों ने किया, इन संघर्षों के बारे में भी इनके रूप में विशेष हरिहर बुक्का जो एक प्रकार से बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये तो मतलब कि शासक भी रहे हैं हरिहर बुक्का। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी के बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। तो होयसल वंश के जो है बारे में जानकारी आप देखते हैं होयसल विजय में, ठीक है, इसके अलावा कर्णामृत में, ठीक है, गद्य कर्णामृत में, गुरुवंश महाकाव्य में, अरुणाचल पुराण में, होयसल कुल राजवंश में, श्रवण बेलगोला में, तो इन सभी में जानकारी मिलती है इन सभी रचनाओं में। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, टालेमी कौन था? तो टालेमी जो था ये मिस्र का रहने वाला व्यक्ति था। उसने अपना भूगोल ग्रंथ लिखा है एन आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी। एन आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी इसने लिखा है। 150 ईस्वी के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया इसका, ठीक है। जियोग्राफी से रिलेटेड है टालेमी, और भूगोल का प्रकांड विद्वान भी माना जाता है टालेमी, और उसने भूगोल विषयक सभी उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन किया था। टालेमी स्वयं भारत नहीं आया था, उसका भारत विषयक विवरण जो है व्यापारियों, नाविकों और यात्रियों से प्राप्त सूचना एवं पूर्ववर्ती लेखकों के ग्रंथों पर आधारित था। उसने पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों के अनेक बंदरगाहों के बारे में, व्यापारिक केंद्रों के बारे में, नगरों के बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। भले ही वो आया ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसका जियोग्राफी बड़ा ज़बरदस्त था और इसी के आधार पर उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास किया। टालेमी एक प्रकार से उसने दूरबीन की खोज के बारे में भी, मतलब कि मानचित्र के बारे में भी इसके बारे में नाम आता है। दूरबीन तो गैलीलियो हालांकि थे, लेकिन मानचित्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। बहुत विद्वान आदमी था। अगला प्रश्न आपका है 6वां नंबर, राष्ट्रकूटों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। अभिलेखों के बारे में बात की जाए तो खास करके दक्षिण भारत में खास करके इतिहास को जानने के कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को हमें 2 रूपों में मिलते हैं, एक तो आलिखित रूप में मिलते हैं और एक लिखित रूप में मिलती हैं। आलिखित साक्ष्य जो है नैसर्गिक जीवाश्मों, नरकंकाल मिले हैं, पशुओं और पादपों के जीवाश्म जो मिले हैं वो मानवकृत भौतिक पुरावशेषों तथा पुरानिधियों के रूप में हमको मिलते हैं, और जिसको हम एक प्रकार से अपने हिसाब कार्बन डेटिंग वगैरह से हम पता लगाते हैं कि भाई कितना साल पुराना है, उसके हिसाब से बताते हैं। जबकि लिखित साक्ष्यों में आप देखते हैं अभिलेखों और मुद्राओं, इसके अलावा मोहरों और सिक्के आते हैं, जिससे हमको लिखित रूप में साक्ष्य मिलते हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए आप देखते हैं कभी कभी पुरातत्व हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, और उसी श्रृंखला में राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी पूछ लिया गया किस अभिलेख में मिलती है। तो राष्ट्रकूटों के इतिहास के लिए दंती दुर्ग के
समनगढ़ एवं दशावतार अभिलेख, दंती दुर्ग का जो समनगढ़ अभिलेख है, इसके अलावा दशावतार अभिलेख जो है इससे, अमोघ वर्ष प्रथम का संजन ताम्र अभिलेख जो है इसमें, इसके अलावा गुजरात शाखा के राष्ट्रकूट शासक कृष्णचंद जो थे, उन कृष्णचंद और इंद्र तृतीय के राज्यकाल में क्रमशः 888 तथा 914 ईस्वी के बागुम्बरा अभिलेख से भी राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और कृष्ण तृतीय का जो करहद अभिलेख है, इससे भी जानकारी मिलती है। अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण रहा है कृष्ण तृतीय का करहद अभिलेख, ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं इसके साथ ही साथ होट्टूर अभिलेख जो रहा है, होट्टूर अभिलेख इससे भी मिलती है। मिराज अभिलेख, कौथेम अभिलेख, इसके अलावा हंदरी के अभिलेख, ये सब एक प्रकार से विस्तृत तरीके से सूचना देते हैं। मिराज अभिलेख, कैथोम अभिलेख, जो है हंदरी के अभिलेख और होट्टूर अभिलेख, ये सब अभिलेख जो हैं ये सब किस इतिहास के बारे में बताते हैं भाई? ये राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप इन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो बहुत जानकारी आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आने वाले समय में आप बहुत अच्छा तरीके से अपनी परीक्षा को कर पाएंगे, ठीक है। चलें, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चालुक्य वंश का परिचय दीजिए। चालुक्य वंश के बारे में आपसे पूछ रहा है, चालुक्य वंश का परिचय दीजिए। भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे चालुक्य कौन थे, ठीक है। चालुक्यों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो वातापी के थे चालुक्य खास करके। तो वातापी के चालुक्यों के अभिलेखों में प्रायः जो है चलक्य, चलिक्य और चालुक्य, ये 3 शब्द प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी गुजरात के चालुक्य शासक विजयादित्य मंगल रसराज के मनोर अभिलेख में उसे चालुक्य कहा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के लोहनेर अभिलेख में चालुक्य, विक्रमादित्य प्रथम के कर्नूल अभिलेख में चालुक्य और कुछ अभिलेखों में चिरिक के नाम भी मिलते हैं चालुक्यों के बारे में। ये चालुक्य वंश के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। चालुक्य शब्द के बारे में खास करके चालुक्य वंश में आप देखेंगे कि पुलकेशियन द्वितीय का आप देखते हैं चालुक्य वंश से ही संबंध रहा है, ठीक है। और सबसे दक्षिण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो रहा है वो खास करके पुलकेशिन द्वितीय हो गया था बाद में जाकर के, आप देखते हैं। फिर उसका पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन से भी एक प्रकार से सामना हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो चालुक्य शासक रहा पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय जो था उसका चाचा था मंगलेश। मंगलेश अपने पुत्र को वातापी के राज सिंहासन प्रतिष्ठित करना चाहता था, लेकिन पुलकेशियन को उसके वैध अधिकार से वंचित करना चाहता था। लेकिन क्या किया कि पुलकेशियन नहुस के समान उदार और राज लक्ष्मी का प्रिय भी था, ठीक है। और इसके अलावा मंगलेश इससे ईर्षा भी किया करता था और खास करके कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। फिर जो है विरुद्ध, मतलब कि इसने अपने विरुद्ध वातावरण दे करके पुलकेशियन ने क्या किया, राज दरबार छोड़ दिया। अपनी मंत्र और उत्साह शक्ति से उसने क्या किया, सभी ओर से मंगलेश को दुर्बल कर दिया और मंगलेश को अपने पुत्र को राजा बनाने का उद्देश्य भी विफल कर दिया। और उसके बाद में खुद जो है राजा बनता है, वातापी के राज सिंहासन पर अपना अधिकार करता है। और एक प्रकार से खास करके इसका बहुत ज़बरदस्त विजय इसकी प्राप्त करी है। इसने जो है खास करके कदम्बों पर आक्रमण किया, आलू पर गंग पर आक्रमण किया, कोंकण के मौर्य पर आक्रमण किया, लाट मालों पर और गुर्जर क्षेत्रों पर आक्रमण किया, ठीक है। लाट शासकों पर, मालव शासकों पर, गुर्जर शासकों पर आक्रमण किया, ठीक है। पुलकेशियन द्वितीय हर्षवर्धन से भी लड़ा। तो एक प्रकार से ये आपको पता होगा कि बहुत प्रतापी शासक रहा दक्षिण भारत में ये, ठीक है। चालुक्य वंश का ही शासक था, ठीक है। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। चले, तो ये सब आपके अभिलेख आपको पता ही होंगे। तो खास विक्रमादित्य प्रथम के कर्नूल अभिलेख में चालुक्य कहा गया है और कुछ अभिलेखों में चिरिक के नाम मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय का जो लोहनेर अभिलेख है उसमें चालुक्य नाम मिलता है, ये बात ध्यान रखें। जबकि चालुक्य शासक थे विजयादित्य मंगल रसराज, उनके जो मनोर अभिलेख है उसमें चालुक्य नाम मिलता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चालुक्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से भी बताएं भाई। तो विक्रमादित्य षष्ठ जो थे उनका एक अभिलेख है हरिके अभिलेख, तो सॉरी हंदरी के अभिलेख। तो हंदरी के अभिलेख में चालुक्य हरिति ऋषि के चुल्लू से उस समय उत्पन्न हुआ था जब वह देवताओं को आहुतियां दे रहे थे। कौन भाई, जो ऋषि हरित थे वो क्या कर रहे थे, अपने चुल्लू से क्या कर रहे थे, कमंडल लिए होते हैं ऋषि लोग और अपने चुल्लू में पानी भर करके क्या करते हैं, देवताओं की आहुति दे रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उसी समय जो है इनकी उत्पत्ति, मतलब कि उसी चुल्लू से उत्पत्ति होती चालुक्यों की, ऐसा माना जाता है। 1025 से लेकर के 1026 ईस्वी के कल्याण अभिलेख के अनुसार अगर बात की जाए
तो ब्रह्मा का पुत्र कौन हुआ? ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु, और मनु के पुत्र हुए मानव्य, ठीक है। और हरित तथा हारित मानव्य के दो पुत्र, मतलब कि क्रमशः पुत्र हुए, पुत्र और पौत्र हुए, ठीक है। हरित जो हुए ये मानव्य के पुत्र हैं, और हरित का पुत्र हुआ हारित, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और हारित के पुत्र चालुक्य से चालुक्य जनजाति उत्पन्न हुई, और बिल्हड़ के विक्रमांक चरित्र से ज्ञात होता है। जैसे ये तो बात पता चली भाई किससे, ये बात पता चली हमको जो है 1025 से 1026 का जो खास करके कल्याण अभिलेख रहा है, उससे हमको पता चला कि भाई ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए, मनु से मानव्य उत्पन्न हुए, मानव्य से हरित उत्पन्न हुए, हरित से उत्पन्न हुए हारित, ठीक है। और हरित से कौन उत्पन्न हुआ? चालुक्य, ठीक है। और चालुक्य से चालुक्य जनजाति बन गई, और एक प्रकार से ये बात हुई। अब बिल्हड़ जो एक प्रकार से लेखक है, रचनाकार हैं, उनका जो रचना है विक्रमांक देवचरित, ये बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित। इससे यह पता चलता है कि दुष्टों के दमन के लिए इंद्र ने क्या किया? ब्रह्मा से एक पराक्रमी योद्धा उत्पन्न करने की प्रार्थना करी, और ब्रह्मा ने क्या किया? अपने चुलुक से एक पुरुष को जन्म दिया, जिसके वंशज क्या कहलाए? चालुक्य कहलाए, ऐसा कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से बिल्हड़ के विक्रमांक देवचरित जो रचना है उनकी, उससे ज्ञात होता है चालुक्यों के उत्पत्ति के संदर्भ में बातें। तो तीन उत्पत्ति के संदर्भ मैंने बता दिए। पहला क्या है कि विक्रमादित्य षष्ठ का जो अभिलेख है हंदरी के अभिलेख, उससे पता चलता है कि जो चालुक्य की उत्पत्ति हुई वो हरित ऋषि थे, उन्हीं हरित ऋषि के चुल्लू से उत्पत्ति हुई है। देवताओं को जब आहुतियां दे रहे थे वो, तो उसी समय चुल्लू से जल निकाल करके आहुति दी थी, तो उसी समय इन लोगों की उत्पत्ति हुई उसी से, चुल्लू से। इसके अलावा 1025 से 1026 ईस्वी का जो कल्याण अभिलेख है, उससे पता चलता है कि भाई वो मैंने बता ही दिया सारी चीजें। और तीसरी बात है कि बिल्हड़ का जो विक्रमांक देवचरित है, इससे चालुक्यों के उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। और किसी भी वंश के प्रथम शासक के बारे में, ठीक है, इसके अलावा उसके मुख्य शासक के बारे में, और सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में, ठीक है। मुख्य शासक या शक्तिशाली शासक बात एक ही है, और अंतिम शासक के बारे में, और इस वंश की समय सीमा, इन चीजों को आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। तो चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था भाई? जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश का प्रथम शासक। ऐतिहासिक शासक की बात की है तो कौन था? जयसिंह जो था, ये वातापी के जो चालुक्य वंश है, वातापी जगह है, तो वातापी के जो चालुक्य वंश है उसका प्रथम ऐतिहासिक शासक जो माना जाता है वो जयसिंह को माना जाता है। और जयसिंह जो है सर्वप्रथम, मतलब कि उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कैरा अभिलेख से पता चलता है कि जयसिंह जो था वो चालुक्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। उसकी तुलना में कुबेर और इंद्र से, मतलब कि इसकी तुलना जो की गई है खास करके कैराभिलेख में, वो कुबेर जो कि खजाने के मालिक हैं, और इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, उनसे की गई है। चालुक्य अभिलेखों में उसे कोई राजकीय विरोध नहीं दिया गया है। फ्लीट एक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो कहते हैं कि जयसिंह बनवासी के कदम्बों का सामंत रहा होगा। एक इतिहासकार ने उसे कदम्ब शासकों का सैन्य अथवा प्रशासकीय पदाधिकारी भी माना है। तो ये चालुक्य वंश का प्रथम शासक था जयसिंह, जिसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर देखेंगे, रण राग कौन था? बढ़िया प्रश्न है भाई। रण राग के बारे में आपसे पूछा, रण राग कौन था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। रण राग के बारे में बताएं सभी लोग। एक बार वीडियो को शेयर और जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आपका आ चुका है, रण राग कौन था? तो जयसिंह जो थे, जयसिंह का उत्तराधिकारी था रणराग। जयसिंह कौन था? चालुक्य वंश का ही था। तो जयसिंह का उत्तराधिकारी कौन था भाई? रणराग जो था ये जयसिंह का उत्तराधिकारी था। इसके विषय में कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिलती है। किसके बारे में? रणराग के बारे में। येऊर अभिलेख जो है इसमें उसे एक वीर शासक के रूप में जो है दिखाया गया, मतलब कि बताया गया कि भाई जो ये था रणराग था, जयसिंह का उत्तराधिकारी था। और येऊर अभिलेख से यह भी पता चलता है कि वो एक वीर शासक था। और गदा युद्ध में जो है रणराज सिंह की उपाधि भी इसने धारण करी थी, ठीक है। तो रणराज की उपाधि इसने कब धारण करी थी भाई? ये धारण करी थी जब ये गदा युद्ध में एक प्रकार से सबसे प्रवीण था। गदा युद्ध में ज़्यादा मतलब कि माना जाता था वीर ये, और शिव भगवान का उपासक था। रणराग ने संभवतः उत्तराधिकार में प्राप्त राज को सुरक्षित रखा था। ये बातें हमको पता चलती है अभिलेखों के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 11वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका है पुलकेशिन द्वितीय कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई।
पुलकेशिन द्वितीय कौन था? एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट लगातार आए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको थर्ड ईयर की क्लासेस में प्रारंभ करवा दूं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय कौन था भाई? पुलकेशिन द्वितीय के राज्यारोहण की तिथि जो हुई है ये 609 ईस्वी से लेकर के 610 ईस्वी के बीच में मानी जाती है कि पुलकेशिन द्वितीय का राज्यारोहण हुआ था। और यह अपने वंश का महान और महत्वाकांक्षी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का ही शासक है और इसने अपने वंश की राजलक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया था। इसके साथ ही आप्यायिक, कदम्ब, आलुप और गंग, कोंकण के मौर्य जो थे वो, इसके अलावा लाट, मालव, गुर्जर, इन सभी पर विजय भी प्राप्त करी। और इसने उत्तर भारत के प्रतापी सम्राट जो उस समय उभर रहे थे हर्षवर्धन, उन हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। किसने? पुलकेशिन ने। हर्ष को समाप्त करने का काम किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का शासक था और उत्तर भारत में उस समय हर्षवर्धन का बोलबाला था। हर्षवर्धन को कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। हर्षवर्धन बड़ा प्रतापी शासक था। उत्तर भारत में जो नाम हर्षवर्धन का है वही दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय का था। तो दोनों में क्या हुआ? संघर्ष हुआ और अंततः युद्ध भी हुआ। जीता कौन भैया? जीता कौन? वो जीता पुलकेशिन द्वितीय जीता था। ठीक है, इसके पश्चात उसने अपना नाम परमेश्वर रख लिया था। जब हर्षवर्धन को इसने पराजित किया तो उसके बाद में अपना नाम क्या रख लिया? परमेश्वर रख लिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 12वां प्रश्न आपका विक्रमादित्य प्रथम के बारे में आप क्या जानते हैं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य प्रथम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों को आप एकदम से ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और मैंने सोचा कि आपको इन सभी प्रश्नों से अवगत करवाया जाए ताकि आप जान पाएँ कि भाई कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और इनको कैसे हमको लिखना है। ठीक है, विस्तार समझ में आ रही सारी चीज़ें? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सारी चीज़ें आपके समझ में बिल्कुल आ रही हैं। बिल्कुल, चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न आपका है विक्रमादित्य प्रथम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या लिखेंगे? पुलकेशिन द्वितीय के उपरांत क्या हुआ? उसका प्रिय पुत्र जो था उसका नाम ही विक्रमादित्य प्रथम था। विक्रमादित्य प्रथम किसका लड़का था? ये पुलकेशिन द्वितीय का लड़का था। पुलकेशिन द्वितीय कौन था भाई? पुलकेशिन द्वितीय जो था एक महान शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था और चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। चालुक्य वंश की या चालुक्य साम्राज्य की गरिमा में काफ़ी वृद्धि करी थी, तमाम जगह विजय प्राप्त करी, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ तक कि हर्षवर्धन को भी पराजित किया था वो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उसी का सबसे प्रिय पुत्र था विक्रमादित्य प्रथम। 655 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा चालुक्य वंश के। कर्नूल अभिलेख के अनुसार बातें पता चलती है कि इसने उन 3 शासकों को पराजित किया था जिन्होंने चालुक्यों की समृद्धि को ग्रसित कर दिया था। उसने पल्लव तथा कुछ विद्रोही सामंतों को पराजित किया और इसने चोल, पांड्य और केरल राज्यों पर भी विजय प्राप्त किया। किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने। आपको बता दूं जिस प्रकार से इसके पिताजी पुलकेशिन द्वितीय फेमस थे और बहुत ज़्यादा युद्धों को जीता, उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार से अपनी कीर्तिमान पताका चौतरफा फहराता हुआ आगे बढ़ा। चोल, पांड्य, केरल राज्यों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ा। इस प्रकार श्री वल्लभ ने दक्षिण दिशा की श्रीदेवी को बलपूर्वक ग्रहण कर अपना नाम सार्थक कर दिया और उसके अतिरिक्त सिंघल नरेश ने भी उसकी अधीनता स्वीकार करी। यानी आप देखते हैं विक्रमादित्य प्रथम भी बड़ा प्रतापी शासक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विक्रमादित्य द्वितीय कौन था भाई? विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। विक्रमादित्य द्वितीय की बात की तो 633 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है, चालुक्य राज सिंहासन पर बैठता है, यानी चालुक्य वंश का शासक था विक्रमादित्य द्वितीय। 633 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और शासन के प्रारंभिक वर्षों में अरबों का प्रारंभिक आक्रमण हुआ था। अरबों को ताजिक कहा गया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा अरबों को क्या कहा गया है, अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो उसमें ताजिक कहा गया अरबों को। विक्रमादित्य ने इन्हें पराजित कर वापस लौटने पर बाध्य कर दिया था। किसको? अरबों को यहाँ से खदेड़ दिया था। किसने? विक्रमादित्य द्वितीय ने। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने चालुक्य कुल का आभूषण, पृथ्वी बल्लभ तथा अजय पर विजय प्राप्त करने वाला जैसी तमाम प्रकार की उपाधियां भी धारण करी इसने। और पल्लव राज्य पर भी आक्रमण किया और इसके अलावा कंचिन कोड यानी कांची पर भी विजय प्राप्त करने वाला भी ये बन गया। कंचिन कोड की उपाधि भी धारण करी इसने। तो ये था एक प्रकार से विक्रमादित्य द्वितीय। खास करके इसने 745 ईस्वी तक शासन किया। 633 से लेकर के 745 तक बहुत समय तक शासन किया। एक छत्र राज किया विक्रमादित्य द्वितीय ने भी और चालुक्य वंश में एक प्रकार से उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाने का काम किया।
14 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, आपसे एग्जाम में आप पूछा गया, चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो कभी कभी रानियां भी प्रशासन में सक्रिय भाग लिया करती थी चालुक्य वंश में। पुलकेशिन द्वितीय की पुत्र की जो पत्नी थी विजय महादेवी, उन्होंने संभवतः अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। इसके अलावा लोक महादेवी ने अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा पल्लवों के विरुद्ध प्राप्त 3 सफलताओं के उपलक्ष्य में अपने नाम पर लोकेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कीर्ति वर्मन द्वितीय की अग्रमहिपी महादेवी रक्तपुर के स्कंधावार में उसके साथ विद्यमान थी। तो यानी कि चालुक्य प्रशासन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही थी और शासन भी कर रही थी, युद्ध भी कर रही थी और भी चीज़ों में भाग ले रही थी। ठीक है, अब 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, गंग कौन था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंग कौन था। तो एक अनुश्रुति के अनुसार गंग जो था वो श्री कृष्ण के वंशज अर्थात यादव थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं ये गंग। ठीक है, अपने आप को अभिलेखों में गंग शासकों ने अपने को जाह्नवी यानी कि जाह्नवी तथा या फिर जानवी या गंगा नदी का पुत्र बताया है। तथा इसके अलावा आप देखेंगे कानवायन गोत्रीय ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है। दक्षिण भारत के अन्य अनेक राजवंशों की भांति गंगों ने भी कल्पना के आधार पर अपने को उत्तर भारत के इक्ष्वाकुओं से संबंधित तथा आहिच्य छत्र एवं अयोध्यापुरी का शासक मान लिया, परंतु वास्तव में दक्षिण भारत के ही मूल निवासी थे जो गंग लोग थे। ठीक है, इस प्रकार से गंग के बारे में कुछ बातें हो गई। अगला प्रश्न आपका 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है गंग शासक दुर्विनीत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दुर्विनीत की बात की, दुर्विनीत ने अपने विरोधियों को परास्त करके 540 ईस्वी के लगभग गंगवाड़ के राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया था। राजलक्ष्मी ने स्वयं उसका वर्णन किया था। दुर्विनीत ने दक्षिणी कर्नाटक यानी पुन्नाट का जो एरिया है, कोंगू तथा पल्लवों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करी और पातापी के चालुक्यों का मित्र भी बन गया था ये। और इसने विजयादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करा था। किसने, दुर्विनीत ने। उसकी विजयों के परिणाम स्वरूप अनेक प्रदेश जो थे उसके राज्य में सम्मिलित हो गए थे। और विष्णु भगवान का और शैव भगवान भगवान शंकर यानी विष्णु और शैव दोनों भक्त था ये। ठीक, दोनों भगवानों का पूजा करता था। दोनों संप्रदायों को उसने संरक्षण प्रदान किया, चाहे शैव धर्म की बात की चाहे शाक्त धर्म की। ठीक है, शैव शाक्त वैसे सब सनातन के ही अंग थे। ठीक है, अब तो सब एक ही है। वैसे पहले थोड़ा सा इसमें क्या होता, शैव शाक्त 2 विचारधाराएं बनी थी, शैव शाक्त वैष्णव। ठीक है, लेकिन अब सब एक ही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न है कि शिवमार द्वितीय पर एक टिप्पणी लिखिए। शिवमार द्वितीय कौन था, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिवमार जो था, इस द्वितीय जो था ये 780 ईस्वी के लगभग में राज सिंहासन में बैठा। राष्ट्रकूटों की साम्राज्यवादी नीति ने उसके लिए सबसे अधिक खतरा उत्पन्न कर दिया था। राष्ट्रकूट ध्रुव की मृत्यु के बाद में खास करके उसके पुत्र गोविंद तृतीय तथा स्तंभ के बीच युद्ध छिड़ गया। स्तंभ के विरुद्ध शिवमार द्वितीय की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से गोविंद ने उसे जेल मुक्त कर दिया था, परंतु शिवमार स्तंभ से ही मिल गया। स्तंभ की मृत्यु के बाद में गोविंद ने शिवमार को गंगवाड़ी के राज सिंहासन पर बैठा दिया और वह गोविंद द्वितीय के अब कई अभियानों में से उसका साथ देता रहा। गोविंद द्वितीय के साथ रहा कौन, गोविंद शिवमार जो था ये गोविंद तृतीय के साथ कई सारे अभियानों में, जब जहाँ पर गोविंद तृतीय आता था वहाँ पर साथ में रहते थे और विद्या व्यसनी शासक था एक प्रकार से ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कदम्ब कौन थे भाई। देखें तो आंध्र साप्त वाहनों के पतन के पश्चात क्या हुआ, 4वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चतुर्थ शताब्दी के बीच के लगभग कुंतल में कदम्ब राजवंश का उदय हुआ और इन कदम्बों की जो राजधानी थी वो बनवासी थी, जिसका दूसरा नाम बैजयंती भी था। यानी कि कदम्बों की राजधानी कहाँ थी, बैजयंती थी। इस राजवंश के प्रारंभिक अभिलेखों में कदम्बों को कुंतल का मूल निवासी बताया गया था। कदम्ब वृक्ष से संबंधित बतलाया जाता है। कदम्ब जो थे, कदम्ब वृक्ष एक कदम्ब का पेड़ होता है तो उससे संबंधित हैं ऐसा माना जाता है, अभिलेखों के अनुसार पता चलता है। कदम्ब वृक्ष जो है ललिता देवी से संबंधित था, जिसे कदम्ब बनवासिनी कहा करते थे उन देवी को। ठीक है, तो एक प्रकार से पूजा भी कदम्ब वृक्ष के लोग क्या करते थे, तो इन्हीं से उत्पत्ति बताई जाती है। ठीक है, तो कदम्ब ऐसे कदम्बों के बारे में आप जानकारी बता सकते हैं।
19वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न आपका क्या है भाई? प्रश्न आपका है कि कदम्बों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कदम्बों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कदम्ब के बारे में, मतलब कि कदम्बों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई। कदम्बों के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कदम्बों की बात की तो 1077 ईस्वी के एक जैन अभिलेख के अनुसार अगर बात की जाए तो मयूर वर्मन जो था ये जैन तीर्थंकर आनंद जिन बितेंद्र की बहन का पुत्र था। कौन? मयूर वर्मन जो था ये जैन तीर्थंकर थे। आनंद आनंद जिन बितेंद्र उनकी बहन थी, उन्हीं बहन का लड़का था मयूर वर्मन, और वह कदम्ब वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुआ था। जंगलों को कटवा करके भूमि को साफ कराया और मयूर के पंखों का एक राजमुकुट उसे प्रदान किया। मयूर पंखों से निर्मित राजमुकुट को धारण करने के पश्चात वह मयूर वर्मन कहलाया। तो मयूर वर्मन जो है खास करके ये कदम्बों के मतलब कि से रिलेटेड है, कदम्बों का प्रथम शासक भी बोला जा सकता है इसको। अगला प्रश्न, मयूर जो है शर्मन कौन था? मयूर वर्मन या मयूर शर्मन, बात एक ही है। तो मयूर शर्मन या मयूर वर्मन कौन था भाई? तो कदम्ब राजवंश का संस्थापक इसको कहा जाता है, या प्रथम ऐतिहासिक शासक जो था ये मयूर शर्मन ही था, मयूर वर्मन ही था। ठीक है, कदम्ब राजवंश का। इसका जन्म हुआ था कर्नाटक के सिमोगा गांव में। ठीक है, सिमोगा गांव में, मतलब शिमोगा जिले में पड़ता है तालकुंड नामक स्थान, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। तालकुंड प्रशस्ति के अनुसार मयूर शर्मन श्रेष्ठ ब्राह्मण था, यानी द्विजों में उत्तम था, और ब्राह्मणोचित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन भी किया करता था। समस्त वेदों का अध्ययन करने के लिए वह अपने गुरु वीर शर्मन के साथ पल्लवों की राजधानी कांची भी गया था, और वहाँ एक घटिका यानी कि वैदिक विद्यालय में प्रवेश भी लिया था, और वह समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का उत्सुक भी था। उसने पल्लवों से संधि भी करी थी और 18 अश्वमेध यज्ञ भी करे थे। किसने किसने करा था भाई? मयूर शर्मन ने। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये कदम्ब राजवंश का संस्थापक और प्रथम ऐतिहासिक शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है काकतीय की उत्पत्ति, मतलब काकतीयों की उत्पत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। काकतीय अपने को दुर्जय वंशीय शूद्र करिकाल चोल को अपना सुदूर पूर्वज मानते हैं, मतलब कि मानते थे। कौन? काकतीय वंश के जो लोग हैं ये किसको भाई? जो है करिकाल चोल जो है उनको अपना सुदूर पूर्व का वंशज मानते हैं कि भाई वो उनके वंशज हम हैं। कुछ विद्वानों ने उनका संबंध बेंगी के चालुक्य शासक अम्ब द्वितीय के सामंत काकर्त्य गुंडयन से जोड़ने का प्रयास किया है। काकतीय अपने को काकातीपुर का शासक कहते थे। इतिहासकारों ने इस स्थान की पहचान गंजाम और विशाखापट्टनम जिलों के काकाती खंड या काकातीपल्ली ग्राम से की है, जो प्राचीन काकातीपुर ही था। तो एक प्रकार से काकतीय की उत्पत्ति के बारे में इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा आसानी से। इसके अलावा काकतीय वंश के बारे में उसका संस्थापक कौन था, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था भाई? काकतीय वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो काकतीय वंश का संस्थापक और प्रथम शासक जो था वो बेंत था, बेंत प्रथम, और यह बिष्ट नामक सामंत वंश से संबंधित था। कौन? जो बेंत प्रथम था, और राजेंद्र चोल ने पराजित करके संभवतः राज सिंहासन से इसको अपदस्थ भी कर दिया था। किसको? जो है प्रथम शासक जो था खास करके काकतीय वंश का बेंत प्रथम। किंतु चोल सम्राट के वापस जाने के बाद में बेंत के सामंत का नाम था येर, उसने चोल गवर्नर को पराजित करके अपने सम्राट बेंत प्रथम को राज सिंहासन पर पुनः बैठाया, और ऐसा प्रतीत होता है कि बेंत ने चोलों के विरुद्ध सफलता भी प्राप्त करी थी। तो ये एक प्रकार से बेंत के बारे में कुछ बातें हो गई। बेंत जो था एक प्रकार से काकतीय शासक था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, काकतीय वंश में आप देखते हैं गणपति देव। ठीक है, इसके अलावा रुद्रमा देवी, रुद्राम्बा जिनका नाम है, गणपति देव की ही पुत्री थी। 1291 ईस्वी में गद्दी पर बैठती रुद्राम्बा देवी। एक स्त्री के सिंहासनासीन होते ही सामंत और अन्य लोग उसकी शासन में एक प्रकार से नहीं रहना पसंद करते थे। हालांकि ये चीज़ें हैं, तो कुल मिलाकर के काकतीय वंश में महिलाओं का भी दबदबा रहा, ऐसी बात नहीं है। गणपति देव काकतीय वंश का महानतम शासक था। काकतीय देव के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर प्रश्न भी आपका आ चुका है, मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ इस पर। चले जानते हैं काकतीय प्रश्न क्या है आपका। काकतीय महादेव पर एक टिप्पणी लिखिए। काकतीय गणपति देव या महादेव की बात की, बात एक ही है। तो 1195 से लेकर के 1196 ईस्वी के बीच में गद्दी पर बैठा ये।
और मतलब कि मैं रुद्रदेव का छोटा भाई जो था ये महादेव काकतीय वंश की गद्दी पर बैठा। शैव आचार्य ध्रुवेश्वर का शिष्य हो गया था ये। धार्मिक कार्यों में भी अपना अधिकांश समय व्यतीत करता था काकतीय महादेव। राज्याभिषिक्त होने के पश्चात उसने राज सत्ता की उपेक्षा की और शंकर भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। एक वीर शासक था। उसने अपने पुत्र गणपति के साथ यादव राज्य को आक्रांत किया था और यादव सेना से संघर्ष करता हुआ वह मारा भी गया था। ठीक है, गणपति कौन था? काकतीय गणपति देव। देखें, काकतीय महादेव जो था ये दूसरा था, मतलब कि महादेव महादेव के बाद में आता है कौन? गणपति। गणपति की बात की तो गणपति कौन था? या गणपति सबसे महानतम शासक माना था। गणपति कौन था? महादेव, मतलब कि काकतीय गणपति देव। तो काकतीय गणपति देव की बात की जाए तो 1199 ईस्वी में गणपति जो है काकतीय राज सिंहासन पर आसीन हुआ। इसके राज्यकाल में जर्जरित और पतोन्मुख जो यानी पतन की ओर उन्मुख हो चुका था चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को अधिकृत करने के लिए काकतियों, होयसलों और पांड्यों में दीर्घकालीन तक संघर्ष चला। गणपति के प्रारंभ में चोड़ द्वितीय और बेलनांटी के राजा पृथ्वीश्वर को पराजित करके मार डाला और आंध्र राज्य में अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया गणपति ने। कलिंग के गंग राज्य में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया किसने? गणपति ने। इसका पांड्यों से भी संघर्ष हुआ और इस प्रकार गणपति जो था अपने दीर्घकालीन शासन में संघर्षरत रहा और अनेक युद्धों में सफलता भी प्राप्त करी। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, खास करके आंतरिक अधिकारियों ने विद्रोह भी इसके शासनकाल में किया था और खास करके जब ये गद्दी पर बैठा था तो उस समय काकतीय साम्राज्य में अराजकता फैली हुई थी और नगती और कुतोयुंग मतलब कि कुतोतुंग तृतीय ये पड़ोसी शासकों ने काकतियों पर आक्रमण कर दिया था उसी समय। और सिंहासन पर जैसे ही बैठते ही गणपति ने क्या किया? आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करा। उसके बाद में गणपति देव ने सर्वप्रथम बेजवाड़ा को आक्रांत किया और इसके अलावा आइए एक व्यक्ति है, तो आइए ने भयंकर प्रतिरोध किया। लेकिन क्या हुआ कि जो है विजय श्री गणपति को प्राप्त होती है। गणपति ने दक्षिण की ओर भी प्रस्थान किया था। गणपति ने चोल, कलिंग, सेउड़, इसके अलावा बृहत कड़िक जो है उन सभी से संबंध अपना बनाए रखा। गणपति ने एक प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से विजय प्राप्त करी। तो गणपति जो था एक प्रकार से इसकी मृत्यु जो होती है ये 1261 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गणपति खास करके उसकी पुत्री थी गणपति की कौन? रुद्रांबा। देखिए रुद्रांबा कौन थी भाई? तो गणपति की मृत्यु के बाद में रुद्रांबा जो है 1261 ईस्वी में कहाँ पर बैठती है भाई? गद्दी पर बैठती हैं 1261 ईस्वी में। एक स्वतंत्र शासिका के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में इन्होंने संभाला और इसके पूर्व में ही वह अपने पिता गणपति के शासन कार्यों में सहयोग दे रही थी। देवगिरी के यादव रुद्रांबा के प्रमुख शत्रु थे। इसका प्रतिद्वंदी यादव महादेव था। ठीक है, रुद्रांबा ने उसे निर्णायक रूप से पराजित भी किया था। 1261 ईस्वी में उसने पांड्य जटावर्मन सुंदर पांड्य पर भी विजय प्राप्त करी थी और बुद्धिमान थी ये, सुयोग्य थी, न्यायप्रिय थी, शांत स्वभाव की भी थी तो रुद्रांबा देवी। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये काकतीय वंश की शासिका थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1261 में गद्दी पर बैठी। लेकिन क्या हुआ कि भाई स्त्री है तो इसको लेकर के लोग एक प्रकार से उतना ज़्यादा नहीं उसको मानते थे। लेकिन यादव शासक से बाद में संधि करनी पड़ती है रुद्रांबा को, केवल स्त्री होने के कारण से छोड़ दिया गया। चूंकि आप देखते हैं कि 1260 ईस्वी में यादव शासक महादेव ने वारंगल पर आक्रमण किया और काकतियों को पराजित कर दिया। रुद्रांबा को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि ये क्या थी? एक स्त्री थी, इसीलिए छोड़ दिया गया। 1261 ईस्वी मतलब कि 1263 ईस्वी में रुद्रांबा ने नेल्लौर पर आक्रमण करके राजेंद्र चोल को वहां से बहिष्कृत करा और नागदेव महाराज को वहां का शासक नियुक्त करा। 1291 ईस्वी में इसने क्या किया? अम्बदेव यानी काकतीय सामंत को पराजित किया और इस विजय के उपरांत त्रिपुरांतकम का क्षेत्र जो था वो काकतीय साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। एक स्त्री शासिका होने के बावजूद जो है काकतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखने का काम किया रुद्रांबा देवी ने और इसके शासन का जो अंत हुआ वो 1295 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। रुद्रांबा देवी की मृत्यु के बाद में उसकी पुत्री खास करके मुम्मडम का पुत्र प्रताप रुद्र जो था उसकी मतलब कि उसकी पुत्री थी मुम्मडम का एक लड़का था प्रताप रुद्र। 1295 ईस्वी पर वही गद्दी पर बैठता है, यानी कि उसकी नानी लगती थी रुद्रांबा। ठीक है, तो उसके शासनकाल में आप देखते हैं प्रशासन समृद्ध हो चुका था। रुद्रांबा एक प्रकार से आप देखते हैं लड़ी ही लगातार, संघर्ष ही करती रही। तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई?
अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर, प्रताप रुद्रदेव के बारे में आप क्या जानते हैं? रुद्रांबा की मृत्यु के बाद में प्रताप रुद्रदेव वारंगल के सिंहासन पर आरूढ़ होता है। 1305 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव ने कायस्थों पर विजय प्राप्त करी और शोभनायक को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। इसी के शासनकाल में मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गया था। मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, मतलब उसको खरीदा था मलिक काफूर को, ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को। तो मलिक काफूर ने 1309 से 1310 ईस्वी तक काकतीय राज्य पर आक्रमण कर लिया था। 25 दिनों तक संघर्ष चलता रहा। अंत में बाध्य होकर के प्रताप रुद्रदेव ने एक संधि कर ली और एक प्रकार से उसी संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। काकतीय राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में हुआ था, किंतु मुस्लिम सेना की पराजय हुई थी। लेकिन मलिक काफूर के नेतृत्व में दोबारा आक्रमण हुआ। मुस्लिम सेनाओं ने वारंगल को घेर लिया और अंतोगत्वा 1310 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव को संधि करनी पड़ती है और समय बीतने के बाद में उलूग खान ने आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। जब वह पूरे परिवार सहित बंदी बना करके दिल्ली ले जाया जा रहा था तो मार्ग में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी भाई? इसी की, रुद्रदेव की। और 1325 ईस्वी में खास करके मृत्यु होती है। तो एक प्रकार से काकतीय वंश के बारे में चीजें, और यहीं से काकतीय वंश खत्म हो जाता है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता होगा मलिक काफूर ने दक्षिण विजय करी थी, तो वही विजय उसकी है, मलिक काफूर की। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पल्लव कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका भाई, पल्लव कौन थे? तो पल्लव की उत्पत्ति खास करके ब्राह्मण और द्रविड़ मूल दो मत खास करके हैं, और भी मत हैं इसको लेकर के, पल्लवों को लेकर के, ठीक है। तो कांची के पूर्व पल्ल कहाँ के निवासी थे? इनका उद्भव कहाँ हुआ था? यह एक विवादास्पद प्रश्न भी रहा है। आयंगर तथा सीबेल ने पल्लवों को, विद्वान है आयंगर और सीबेल ने पल्लवों को सातवाहनों के अधीन उच्च अधिकारी बताया कि भाई ये सातवाहन वंश के उच्च अधिकारी रहे होंगे, और इन्हें जो है महारथी या महासेनापति भी कहा गया। किसको भाई? पल्लवों को। ऐसा प्रतीत होता है कि पल्लव गुप्तों एवं नागों की भांति किसी क्षेत्र के शासक रहे होंगे। इस प्रकार की चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। डॉक्टर जायसवाल उन्हें वाकाटकों की शाखा स्वीकार करते हैं और कहते हैं डॉक्टर जायसवाल कि भारसीय नांगों की अनेक शाखाएं दक्षिण भारत में मिलती हैं। पल्लव और वाकाटक उन्हीं की संतानें हैं। फ्लीट कहते हैं कि पल्लवों ने कभी भी अपने को सूर्य या चंद्र से संबंध नहीं किया है, और ये मूल रूप से उत्तर भारत के ब्राह्मण थे पल्लव लोग, ठीक है, और इसीलिए इन्हें अपने अतीत की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। ये कौन बताता? फ्लीट कहते हैं। कदम्बों और नोलंबों की भांति ये भी ब्राह्मण थे जो द्रविड़ों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और पल्लव जैसे नवीन वंश की स्थापना यहीं से हो जाती है। जबकि डुम्बरिया महोदय कहते हैं कि पल्लवों को नागवंशीय उन्होंने माना और नाग चुटकुल शिव स्कंद नाग से संबंधित करने का प्रयास किया। किसने? डुम्बरिया महोदय ने। और चूट पल्लव के पुत्र बी कूर्च ने नाग राजकुमारी से विवाह करा था और खास करके राजत्व प्राप्त किया। और तालगुंड प्रशस्ति में पल्लवों को क्षत्रिय भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर के पल्लवों को लेकर के तमाम प्रकार की बातें कही गई, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, क्या पल्लव ब्राह्मण एवं द्रविड़ मूल के थे? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जो हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, डुम्बरिया, फ्लीट, इन लोगों ने पल्लवों को ब्राह्मण मूल का स्वीकार किया है, करते हुए द्रविड़ों के साथ अंतर्जातीय संबंधों का परिणाम माना है कि भाई ये लोग जो है क्या थे? ब्राह्मण थे पहले पल्लव लोग। लेकिन जब पल्लवों ने क्या किया? द्रविड़ों के साथ विवाह करा, और जब विवाह हुआ भाई, तो विवाह होने के बाद में क्या हुआ? विवाह होने के बाद में पल्लवों को एक प्रकार से, मतलब कि पल्लवों की उत्पत्ति मानी इन लोगों ने। पल्लवों को वाकाटकों की शाखा स्वीकार किया गया है, और यह मत प्रतिपादित किया गया कि भारसीय नागों की अनेक शाखाएं दक्षिण में प्राप्त होती हैं। पल्लव और वाकाटक उन्हीं की संतानें हैं। पल्लवों को प्रारंभिक लेखों में भारद्वाज गोत्रीय भी कहा गया है। डुम्बरिया ने उन्हें नागवंशीय माना। तो इस प्रकार से विद्वानों ने अलग अलग तरीके से मानने का प्रयास किया है। 29 नंबर प्रश्न आपका है, पल्लवों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो सी रसनैगम और इसके अलावा आर सथिनथैयर, इसके अलावा यसके आयंगर, ये सब विद्वान लोग इन लोगों ने क्या किया है? इन विद्वानों ने जो है तोंड मंडलम पल्लवों का मूल स्थान माना है। इन विद्वानों ने मणिमेखले जैसे संगम साहित्य के आधार पर यह मत प्रतिपादित किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि चोल मंडल एवं कांची क्षेत्र को नागों ने सातवाहनों से स्वतंत्र करवा लिया, और उसके बाद में पल्लवों ने उसे अधिकृत करके
प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया और मूल स्थान इनका जो है यही रहा होगा। तो पल्लवों का मूल स्थान के बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम ज्ञात पल्लव शासक जो था वो कौन था भाई, शिवस्कंद बर्मन था। शिवस्कंद बर्मन जो था ये कौन था भाई, शिवस्कंद बर्मन ये प्रथम ज्ञात पल्लव शासक है जिसने माइड वोलू और हीर हड्डी गल्ली पात्रों को प्रकाशित भी किया था। इस लेख में उसके पिता को महाराज वप्प स्वामी भी कहा गया है। वप्प का मतलब होता है शिव स्कंद बर्मन का पिता था। वप्प जो था ये शिव स्कंद बर्मन का पिता था। इसके शासनकाल में पल्लव राज्य उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा उत्तर पश्चिम में बेलारी तक फैला हुआ था। इसे भारद्वाज गोत्रीय और अग्निष्ठोम वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों का संपादन करता भी कहा गया है। इसको शिवकंद बर्मन को। तो एक प्रकार से शिवकंद बर्मन जो था ये पल्लव वंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम